अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एंटार्कटिका दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका ना तो कोई सरकार है और ना ही वहाँ पर कोई कानून है, और वहाँ पर कोई ऐसा ट्राइब भी नहीं है जो वहाँ पर काफी अरसे से रह रहा हो। इसका एक रीजन ये भी है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पर दर्जा हरारत -89 डिग्री तक होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान चलते हैं और वहाँ पर हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर पर घंटा से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई आबादी मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर कोई हुकूमत या फिर कोई मुल्क अपना कब्जा नहीं जमाता। इस फोटो में देखिए, जिसमें कई मुल्क अपना अपना हिस्सा इस जमीन पर जमाते हैं। क्या वाकई इस मुल्क को कोई ओन करता है या फिर इसकी तारीख क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो एंटार्कटिका में सबसे पहले किसने कदम रखा, ये काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि 1985 में एक जहाज जिसका नाम भी एंटार्कटिक था, वो किसी तूफान की वजह से एंटार्कटिक जमीन को जा लगा और उस कश्ती के अंदर एक सवार थे जिनका नाम था कार्स्टन बोर्कग्रेवेन। इनका कहना यह था कि एंटार्कटिका की जमीन पर सबसे पहला कदम इन्होंने रखा, लेकिन उसी कश्ती के अंदर एक दूसरे आदमी भी थे जिनका नाम अलेक्जेंडर था। उनका कहना था कि दरअसल कश्ती को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने उस जमीन पर सबसे पहला कदम रखा। तो बेसिकली एक ही कश्ती के अंदर बैठे मुख्तलिफ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इस कश्ती पर मैंने पहले कदम रखा, दूसरा कहता है कि इस जमीन पर सबसे पहला कदम मैंने रखा। लेकिन बहरहाल ये काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं इस कश्ती में जो भी लोग थे वही पहले थे एंटार्कटिका की जमीन पर पहुंचने वाले। और दरअसल इसके बाद ये असल वो शुरू हुआ जिसके अंदर इसके बाद बहुत ज्यादा साइंसदान एंटार्कटिका में गए और वहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई और हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। हमें यह भी पता चला कि वहाँ पर प्लांट्स भी उगते हैं, जब से हमें मोएसिस का एक प्लांट मिला। और इसके बाद असल में शुरू होता है हमारा कॉलोनियल पीरियड, जो कि शुरू होता है 1908 से लेकर 1942 तक, जिसके अंदर 7 मुख्तलिफ मुल्क जिनके अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम ये अपना कब्जा जमाते हैं और बताते हैं कि इतनी जमीन इनकी है। और सरप्राइजिंगली हमें ये देखने को मिलता है कि सारे मामले में यूएसए इन सब चीजों से दूर रहता है। लेकिन फिर 1924 के अंदर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस बात को बताते हैं कि अगर कोई मुल्क किसी चीज की डिस्कवरी करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मालिक हो जाएगा, उनका वहाँ रहना भी बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों ने जहाँ जहाँ पर उनकी जमीन थी वहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर बनाने शुरू कर दिए, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने परमानेंट रिसर्च सेंटर भी वहाँ पर बनाए और वहाँ पर उनके कुछ साइंसदान भी रहना शुरू हो गए। और फिर मुख्तलिफ मुल्कों ने जो जो वहाँ पर ओन करते थे उन्होंने अपने इतने ज्यादा रिसर्च सेंटर बनाए कि हमें साफ साफ ही नजर आ रहा था कि दरअसल ये रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि ये आर्मी की खुफिया एक्टिविटीज करने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके रिसर्च सेंटर बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज थे। जिस तरह की आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो ब्लू डॉट है ये शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर रिसर्च सेंटर है, और आप देख सकते हैं कि रिसर्च सेंटर एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज हैं और ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं। और फिर यूएस और सोवियत यूनियन ने भी यहाँ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, और फिर लोगों के अंदर ये डर फैलना शुरू हो गया कि कहीं ये लोग वहाँ पर भी जंग लड़ना ना शुरू कर दें और एंटार्कटिका की जमीन को एक वॉर के अंदर तब्दील करके रख दें। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट एइजनहोवर ने 1958 में कहा कि यहाँ पर एक ट्रीटी होनी चाहिए जिसकी बदौलत सारे मुल्क एंटार्कटिका पर रह सकें। और फिर 15 अक्टूबर 1959 को एक कॉन्फ्रेंस की गई और फिर 1 दिसंबर को एक ट्रीटी कायम की गई जिसका नाम एंटार्कटिक ट्रीटी रखा गया, जिसके अंदर 3 मेन चीजें थी। नंबर 1, इस एंटार्कटिका की जमीन को पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2, एंटार्कटिका की जमीन पर सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ही की जाएंगी। नंबर 3, जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या फिर जो भी रिसर्च होंगी उनकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो फ्रीली हर किसी के लिए अवेलेबल होंगी। और वहाँ पर मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने इस ट्रीटी पर आमादा हो गए और वो सब इस ट्रीटी पर मंजूर हो गए। लेकिन अभी भी वो इस नक्शा जो एंटार्कटिका का है, जिसके अंदर सबसे बड़ा होल ऑस्ट्रेलिया का है जो कि है 42%, वो अभी भी इसको मानते हैं। और ये जो भी ट्रीटी थी ये सारी टेम्पोरेरी थी, यानी कि ये जो ट्रीटी है ये 2014 के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। ये वापस रिन्यू होगी या नहीं होगी इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जितने भी कंट्रीज हैं वो इसे रिन्यू कराना ही चाहेंगे। लेकिन इस ट्रीटी की वजह से जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कम हुई और वहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई जिससे पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और अभी इस वक्त यहाँ पर 4500 से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद हैं और वो लगातार रिसर्चेज कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उम्मीद है इसी तरह चलता रहेगा और आपको भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो।